चलिए, डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सारे हीरो वाले काम कर रहा है। डेरिवेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखिए फॉर ए जनरल रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी है ना। एक जनरल रिएक्शन हमने ली है। स्मॉल ए बी सी डी जो है वे क्या है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रेट, यहाँ पर जो आगे जाने वाली रिएक्शन है उसका फॉरवर्ड जो रेट कांस्टेंट है वो के एफ है, और जो बैकवर्ड में आने वाली जो रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका के बी है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका क्या होगा, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देखो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा आपका, के बी सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी। और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी इक्वल्स टू के बी सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी। के बी को इधर ले आते हैं और इस सारे एक्सप्रेशन को हम नीचे ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट डिवाइड बाय अनदर कांस्टेंट इक्वल्स टू ए न्यू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर बोल देते हैं के और नीचे सब्स्टिट्यूट में सी, के सी। तो के सी आपका हो जाता है ये डी टू द पावर डी ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। तो यहाँ पर देखिए के एफ क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट, के बी क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन रेट कांस्टेंट, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सी स्टैंड्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है। इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन यहां पर और बनता है, सिमिलरली यहां पर बनता है केपी, एक एक्सप्रेशन आपका बनता है जैसे यहां पर केसी है उसी तरीके से बनता है केपी, और केपी आपका हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। और यहाँ पर केपी को क्या बोलते हैं, केपी आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर,
ठीक है, इतना लिखिए। नमस्कार। चलिए अब केपी एंड केसी, अब नेक्स्ट लिखिए केपी एंड केसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, केपी एंड केसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, केपी एंड केसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। देखिए, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की 10-10 मोलर ले रहे हैं, तब जो केसी की वैल्यू होगी
और वहीं ए और बी की हम 5 मोलर ले रहे हैं, तब जो Kc वैल्यू होगी वो बदल जाएगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी, है ना। तो लिखिए डज नॉट डिपेंड्स ऑन, पहला लिखिए इनिशियल कंसंट्रेशंस और प्रेशर, इनिशियल कंसंट्रेशंस और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट की चाहे या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रेशर कुछ भी हो, Kc की वैल्यू या Kp की वैल्यू उससे नहीं बदलती है। नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आप छोटा कंटेनर ले रहे हैं या बड़ा कंटेनर ले रहे हैं, Kc या Kp की वैल्यू उतनी ही आएगी। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। थर्ड है कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है तो Kp Kc की वैल्यू तब भी उतनी आएगी, आपने कैटलिस्ट डाल दिया है तब भी Kp Kc की वैल्यू उतनी आएगी। हाँ, कैटलिस्ट डालने पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ली चिटेलिस प्रिंसिपल, है ना। और नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है Kp Kc वैल्यू इससे मैटर नहीं करती कि आप किधर की साइड से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करा रहे हो, रिएक्टेंट साइड से या प्रोडक्ट साइड से। आपने शुरू में A और B ले रखे थे तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, या आपने शुरू में C और D ले रखे थे तब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, Kp और Kc की वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो लिखिए द साइड फ्रॉम वेयर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, द साइड फ्रॉम वेयर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, द साइड फ्रॉम वेयर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। किस साइड से इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किया गया है इससे भी डिपेंड नहीं करता। अब आपके हिसाब से Kp या Kc की वैल्यू किससे इफेक्ट होती होगी, किससे चेंज होती होगी, कौन सा फैक्टर है ऐसा? क्या हम ऐसा करें कि Kp Kc की वैल्यू बदल जाती होगी? कुछ पता है? वॉल्यूम तो अभी लिखा, दोनों के अलग अलग मतलब कंटेनर का ही तो वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम है, कंटेनर तो एक ही है। रिएक्टेंट का क्या सेम नहीं हुआ? अरे एक ही तो, तुम्हारे लिए रूम का वॉल्यूम क्या है 50 मीटर क्यूब, मेरे लिए 50 मीटर क्यूब, सब तो एक ही रूम में बैठे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब तो एक ही कंटेनर में है, तो वॉल्यूम अलग अलग कैसे हो जाएगा? बताइए Kp Kc क्या चेंज करने पर बदल जाता है, कुछ याद है? हाँ, टेम्परेचर। तो नोट करके लिखिए यहाँ पर Kp and Kc depends on temperature only. Kp and Kc depends on temperature only. ठीक है। अब नोट करके कुछ और चीज़ें लिखेंगे, नोट करके 2 पॉइंट और लिखेंगे, नोट करके 2 पॉइंट और लिखेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी आप ले रहे हो जिसमें कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, उन सब की एक्टिविटी यूनिटी है। यूनिटी मतलब जो कल पढ़ाया था, अगर आप कोई प्योर लिक्विड लेते हैं या कोई सॉलिड लेते हैं तो उनकी जो डेंसिटी है वही कंसंट्रेशन का काम करती है और डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो अगर आप कोई ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं जिसमें जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं सबकी जो एक्टिविटी है वो यूनिटी आ रही है, तो उसके लिए हम Kp या Kc डिफाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए Kp Kc का कोई मतलब नहीं है। लिखिए द इक्विलिब्रियम वेयर द एक्टिविटी ऑफ ऑल द components is unity, comma, there Kc or Kp cannot be defined. There Kc और Kp cannot be defined. जैसा देखिए, आप अगर इस इक्विलिब्रियम को बात करें H2O सॉलिड, और H2O सॉलिड से आपका क्या बन जाता है? H2O लिक्विड बन जाता है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है,
ये भी तो एक इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। आइस और वाटर आपस में एक इक्विलिब्रियम बनाते हैं। तो वो कहता है कि क्या आप इसके लिए केसी या केपी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए केपी या केसी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि केपी केसी दोनों की वैल्यू 1 ही आएगी, यूनिटी ही आएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन का केपी केसी का कोई मतलब नहीं है, 1 ही बनता है ये। इसे लिखिए। किस कंडीशन में? ये इक्विलिब्रियम तो है, सुनिए, ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम के लिए आप केपी या केसी नहीं लिख सकते। इक्विलिब्रियम तो माना जाएगा इसको, लेकिन इसके लिए केपी या केसी का कोई मतलब नहीं है। केपी या केसी 1 ही आएगा, है ना। तो केपी केसी हमेशा इनका 1 ही आता है। नेक्स्ट लिखिए, इफ देयर इज नो गैसियस फेज, इफ देयर इज नो गैसियस फेज, इफ देयर इज नो गैसियस फेज, अगर कोई रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, उसमें से एक भी कंपोनेंट अगर गैस फेज में नहीं है तो आप केपी डिफाइन नहीं कर सकते। कैसी कर सकते हैं? गैसियस फेज, देन केपी कैन नॉट बी डिफाइंड, देन केपी कैन नॉट बी डिफाइंड। जैसे देखिए, NaCl सॉलिड है, आप इसे पानी में डालते हो तो ये आपका बन जाता है Na प्लस एक्वस, इसकी तो कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी, प्लस Cl माइनस एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगी, और ये सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी 1 आएगी। इसमें कोई भी गैसियस फेज का कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसके लिए आप केपी डिफाइन नहीं कर सकते, आप केवल इसके लिए केसी लिख सकते हो। हो गया? चलिए एक चीज़ और चलते हैं, पर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी में हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे। मान लो आपके पास रिएक्शन ये है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस आपका डी, ये रिएक्शन है। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है और कंटेनर का टेम्परेचर आपका है T। ठीक, इसमें चारों कंपोनेंट मौजूद हैं, A, B, C और D, ये चारों कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं। इनके रेस्पेक्टिव मोल वहाँ पर होंगे Na, Nb, Nc और Nd। ठीक है, इन चारों की वजह से कंटेनर में अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा, Pa, Pb, Pc और Pd, ये आपका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए Kp का एक्सप्रेशन क्या बोलता है। Kp इस रिएक्शन का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B, ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, बाय गैस लॉ, बाय आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ क्या है? PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर अगर मैं P देखूँ तो P आपका क्या आता है? nRT बाई V, ये आपका आता है। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A चाहिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A आपका क्या होगा? मोल्स ऑफ A इंटू RT डिवाइड बाई V। R तो कॉन्स्टेंट है, T सबके लिए सेम है और V सबके लिए सेम है, तो यहाँ पर मैं PC को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? NC RT डिवाइड बाई V
की पावर C, एन डी आर टी डिवाइड बाय V की पावर D, यहाँ पर एन ए आर टी डिवाइड बाय V की पावर A और एन बी आर टी डिवाइड बाय V की पावर B। चलिए आगे चलते हैं। एन सी बाय वी, इसको मैं अलग ही रहने देता हूँ यहीं पर, एन सी डिवाइड बाय वी, ये मैं ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ, इसकी पावर C, एन डी डिवाइड बाय V, इसे मैं ब्रैकेट में रहने देता हूँ, पावर D। यहाँ पर आपका एन ए डिवाइड बाय V की पावर A और एन बी डिवाइड बाय V की पावर B। और यहाँ से आप देखें तो ऊपर से आपका निकलेगा आर टी की पावर C, आर टी की पावर D, और फिर नीचे से आर टी की पावर A, आर टी की पावर B, ये ऊपर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, आर टी पूरे कंबाइंड की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बन जाता है, हाँ कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B, और यहाँ पर RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG यहाँ पर क्या होगा, ये आपके सबके सब हमने गैसियस कंपोनेंट में हमें लिए हैं। डेल्टा NG क्या होगा, डेल्टा NG को यहाँ पर बोलता है कि डेल्टा NG आपका यहाँ पर है, देखिए C प्लस D क्या है, गैसियस फेज में जो प्रोडक्ट्स के गैसियस फेज के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज, गैसियस फेज, गैसियस फेज में जितने भी प्रोडक्ट के मोल हैं वो माइनस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। तो फाइनली आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, Kp इक्वल टू ये फाइनली आपका Kc और RT की पावर डेल्टा NG, ये आपका यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, इसे लिखिए।
चलिए आगे चलते हैं। हो गया सबका? चलिए आपको किस तरीके से रिएक्शन देगा और किस तरीके से आप उसका केसी या केपी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देता है 8 मोल्स ऑफ अमोनिया are taken in a 2 liter vessel stored at equilibrium it is found out that 3 तरीके से मैं इस चीज को लिखूंगा, है ना। found out that 2 moles of NH3 is decomposed या dissociated दूसरा है 1/4 of NH3 is dissociated, या थर्ड में यहाँ पे आपको लिख सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 इज 0.25। ठीक है, ऐसे दे सकता है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इस तरीके से मान लो आपको देता है। ठीक है, यहाँ देखिए अब, ठीक है देखिए तो इक्विलिब्रियम Kc फॉर ऐसे भी फॉर द रिएक्शन 2 times of NH3 गिव्स, ये गैस है N2 गैस प्लस 3 times of H2 गैस। आपको रिएक्शन भी उसे देनी पड़ेगी तभी आप कैसे लिख पाओगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको दे रहा है 2 times of NH3, ये गैस है, ये डिसोशिएट होता है N2 गैस प्लस 3 times of H2 गैस। पहले तो आप ये लिखेंगे, फिर भी बाद में लिख लेना, क्या समस्या है, टाइम देते हैं ना, आराम से यहाँ पर देखो। इनिशियली तो यहाँ पर आपको इनिशियली आपको दिया हुआ है 8 मोल्स इसके दिए हैं, तो ये आपको दिए हैं 8 और ये देखिए ये आपके हैं मोल, 8 मोल है और इनिशियली ये आपके हैं ही नहीं। ठीक है, अब जो पहले वाला स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें, पहले वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम, पहले वाले उसमें सीधा सीधा उसने बता दिया कि 8 मोल में से 2 मोल चले गए हैं, तो सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे 8 में से आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे,
ठीक, अब स्टोइकियोमेट्री अपना रोल प्ले करेगी। अगर ये 2 है तो ये कितना बन जाता है 1। अब यहाँ से 2 गए तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3। ये 2 है तो ये 3 है, यहाँ से 2 गया है तो ऑब्वियस है कि 3 आ जाएगा। पहले वाले के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे सिंपल। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर बोलता है कि जितने मोल्स थे उसका 1/4 डिकम्पोज हो जाता है ना। तो 8 थे, अब 8 में से क्या चला जाता है 8 × 1/4, दैट मीन्स अगेन क्या 8 - 2। बात वही है लेकिन उसको कहने का तरीका उसने थोड़ा सा बदल दिया। तो अगेन यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 3। थर्ड के अकॉर्डिंग एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर करता है कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.25 है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जो परसेंटेज में डिसोसिएशन है उसमें 100 से डिवाइड कर दो, है ना। दैट मीन्स या फिर आपको परसेंटेज में डिसोसिएशन चाहिए तो 0.25 × 100 तो 25%। तो ये आपका 25% डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप सिंपल ऐसे कर लो इसे कि 8 है -8 का 25%, तो 8 × 25/100, या तो इसे ऐसे लिख लो, या लिखने का क्या तरीका है 8 बाहर और ब्रैकेट के अंदर 1 - 0.25। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बोलता है अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो बाहर कंसंट्रेशन या मोल और ब्रैकेट के अंदर 1 - अल्फा, तो 1 - 0.25, ठीक है। बात वही बनेगी। फिर से एक्सपेंड करके लिखेंगे 8 - 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा C है या अभी मोल है तो मोल C 1 - अल्फा, ये लिखा जाता है और इसको 1 लाइन एक्सपेंड करके हम लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा 8 - के 2 और अगेन ये आपका 1 और ये आपका 3। चलिए जब आप यहाँ पर KC लिखेंगे तो KC में आपको यहाँ पर क्या चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर बोलिए 1, कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 2। तो बताइए कितना लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे और यहाँ नहीं, ये मोल्स हैं और यहाँ पे रखी जाएगी कंसंट्रेशन। तो ये सारी कहानी चल रही है मोल्स में। अब आपको चाहिए कंसंट्रेशन, है ना, तो इसको कई बार भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन के लिए आपको जितने भी मोल्स हैं उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितने हैं 6 हैं, तो 6 / 2, दैट मीन कंसंट्रेशन है 3 मोल पर लीटर। यहाँ पर 1 / 2, दैट मीन्स 0.5 मोल पर लीटर, और यहाँ पर आपका 3 / 2 1.5 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ये स्टेप लास्ट में भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 मतलब 0.5 की पावर 1 और 1.5 की पावर 3 और यहाँ पर आपका 3 की पावर 2, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लेंगे, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है ये आपका आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से एक ही रिएक्शन को वो 2-3 तरीके से बोल देता है कि इतना डायरेक्ट बोल दिया, यहाँ पर इतने 1/4 है, 1/3 है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में। इसको लिखिए